हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग क्लास 12 फिजिक्स कक्षा 12 की भौतिकी का सेकंड पेपर यानी कि प्रकाशिकी वाला जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 24 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेमी की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेंगे हल क्या दिया है, क्या क्या यहाँ पर चीजें दी गई हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है 24 सेमी वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या ये दिया हुआ है 24 सेमी। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो दिया गया है वो दिया गया है अवतल दर्पण के सामने 3 सेमी की दूरी पर। तो देखिए यहाँ पर हम एक छोटा चित्र यहाँ पर बना ले रहे हैं। इस तरह से ये चित्र दिया हुआ है, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, अब इससे 3 सेमी की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। कितनी दूरी पर रखी गई है, 3 सेमी, यानी जो वस्तु की दूरी या मोमबत्ती की जो दूरी है या वस्तु की दूरी कितनी है, मोमबत्ती की दूरी ये है 3 सेमी और यही हमारा वस्तु है। यही क्या है, वस्तु है। आगे क्या कह रहा है, मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो ये वस्तु है, अब इसका प्रतिबिंब की स्थिति हमको ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, यही हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिए वक्रता त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं, वस्तु की दूरी स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को v से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर आप समझिए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये देखिए वक्रता त्रिज्या 24 सेमी है, इसका मतलब ये जो पूरा गोला बनता है यानी कि ये दूरी आप जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये कितना है, 24 सेमी है। ठीक है, तो ये टोटल दूरी जो है वो 24 सेमी है और यहाँ पर 3 सेमी दूरी पर वस्तु है, यानी यहाँ पर ये 24 सेमी, तो आप समझ सकते हैं इसके कितना करीब में होगा, ये 3 सेमी। ठीक है, ये 3 सेमी यहाँ पर ये वस्तु रखी हुई है। ठीक है, तो 3 सेमी दूरी पर यहाँ पर हम एक मोमबत्ती रख दे रहे हैं। अब यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति पूछा जा रहा है। तो आप देखिए कि यहाँ पर ये जो अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण का गोला इस तरफ बन रहा है, इस तरफ। तो इसका जो यहाँ पर ये जो ध्रुव होता है P, ठीक है, उसके इस तरफ सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। क्या ली जाती हैं, ऋणात्मक ली जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए यहाँ पर ये 24 क्या होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, तो यहाँ आप क्या बताएंगे, यहाँ पर ये ऋणात्मक होगा। यहाँ पर ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्यों ऋणात्मक होगा, क्योंकि यहाँ पर ये इस तरफ है। ठीक है, ध्रुव के इस तरफ देखिए, ये ध्रुव ही मूल बिंदु लिया जाता है और इसके इस तरफ की दूरियां ऋणात्मक होती हैं और इधर की दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। ऊपर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक। तो यहाँ पर r का मान भी माइनस में होगा और u का भी मान क्या होगा, माइनस में होगा। अब यहाँ पर हम देखिए, हम कहेंगे क्या, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो ये अवतल दर्पण की जब हम लोग फोकस दूरी निकालेंगे, फोकस दूरी, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर यहाँ पर कितनी हो जाएगी, r/2। तो यहाँ पे f बराबर r का मान हम क्या रखेंगे, -24/2 बराबर -12 सेंटीमीटर। तो ये f आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। तो ध्यान दीजिएगा दर्पण सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। अब देखिए यहाँ पर हमें f पता है, हमें यहाँ पर u पता है, तो हमें v का मान आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम हल करेंगे तो 1/f, f की जगह हम क्या रखेंगे, -12,
1/v का हमको पता लगाना है और 1/u का मान है -3। ठीक है, तो यहाँ पर -12 यहाँ पर रख दिया हम लोगों ने और यहाँ रखेंगे -3। ठीक है, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें 1/v का ही मान निकालना है, तो हम इसको इस तरफ ले आएंगे। जब इसको इस तरफ ले आएंगे तो यही माइनस जो इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इस तरह से आ जाएंगे 1/3 माइनस 1/12। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 12 और 3 का हम एलसीएम लेंगे। तो चलिए हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो 12 और 3 का एलसीएम एक ही पहाड़े में दोनों आ रहा है, तो जो बड़ा वाला होगा वही एलसीएम होगा। अब हम 3 से इसको कट करेंगे। 3 चौका 12 कितनी बार में कटा, 4 बार में कट रहा है 12 और 3 से, तो इसी 4 का गुणा हम ऊपर कर देंगे तो 4 1 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 12 से 12 एक बार में कटेगा और 1 1 क्या 1 बराबर हो जाएगा 1/v। क्या हो जाएगा 1/v। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, देखिए 4 में से 1 गया, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर बराबर 1/v। इसके बाद हम इसको कट करेंगे, 3 1 का 3, 3 चौका 12, तो यहाँ आ जाएगा 1/4 बराबर 1/v। अब v बन जा v और यहाँ पर 4, तो यहाँ पर ये हमारा आंसर आ चुका है। इसका मतलब ये है कि जो मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो प्लस में आया हुआ है, और प्लस का मतलब ये दर्पण के कहाँ बन रहा है, पीछे बन रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे, अतः मोमबत्ती का प्रतिबिंब 6 दर्पण के पीछे 4 सेमी की दूरी पर बनेगा। 4 सेमी की दूरी पर बनेगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यह है 2 सेमी ऊंचाई की एक वस्तु अवतल दर्पण से 16 सेमी की दूरी पर रखी है। क्या कहने का मतलब है, देखिए अवतल दर्पण हम यहाँ पर बना ले रहे हैं, ये अवतल दर्पण है मान लीजिए। अब इससे ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये मान लेते हैं ध्रुव हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। अब यहाँ पर क्या करा है, 2 सेमी ऊंचाई की एक वस्तु, तो 2 सेमी ऊंचाई की एक वस्तु है और ये अवतल दर्पण से 16 सेमी की दूरी पर, यानी ये जो है यहाँ से अवतल दर्पण के ये ध्रुव P से कितना दूरी पर, 16 सेमी दूरी पर यहाँ पर ये वस्तु रखी है। और जो वस्तु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेमी है। कितनी है, 2 सेमी है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेमी ऊंचा बनता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक प्रकाश कैसे जा रही है, यहाँ पर एक प्रकाश समांतर जा रही है। आप यहाँ पर देखते होंगे, यहाँ पर इसके क्या कहने का मतलब है, वास्तविक। तो आपको इसका 6 कंडीशन जो है, जो अवतल का 6 कंडीशन है, उत्तल का सिर्फ 2 कंडीशन है, जो कि आपको बगल में दिख रहा है, वो माइंड में होना चाहिए सवाल लगाते समय कि किसका कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। अब देखिए, जब ये समांतर जाएगा तो ये कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। ये कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। और दूसरा क्या होगा, जब फोकस से जाएगा तो ये ऐसे ऐसे, ये देख रहे हैं। तो ये जो वास्तव में यहाँ पर ये रेखाएं काट रही हैं, तो इसका ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, तो देखिए सबसे पहले इन्होंने बताया है वस्तु की ऊंचाई कितना दिया है, वस्तु की ऊंचाई, तो इसको हम लोग O से प्रदर्शित करते हैं। ऑब्जेक्ट है ये, कितना है, 2 सेमी। और यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई, यहाँ पर कितना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, I से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर की तरफ जो दूरियां होती हैं वो पॉजिटिव ली जाती हैं, लेकिन नीचे की तरफ क्या ली जाती हैं, माइनस ली जाती हैं। तो यहाँ पर हम -3 सेमी ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो दूरी दिया हुआ है वस्तु की, वो वस्तु की दूरी कितना दिया हुआ है, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी यहाँ पर क्या है, u बराबर -16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर ज्ञात करने के लिए 2 चीजें दी गई हैं। ये 2 चीजों का हमको पता लगाना है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, तो अगर आपके दिमाग में ये 8 जो चित्र दिखाई दे रहे हैं साइड में,
अगर आपके दिमाग में ये है तो फिर आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए प्रकाश के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें चिन्हों का बड़ा महत्व है और चिन्ह आप तभी समझ पाएंगे जब आपको किरण आरेख रे डायग्राम बनाना अच्छे से आएगा। ठीक है, तो आप आसानी से अपने सवालों को कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए U दिया है, I दिया है, O दिया है। हमें क्या पूछ रहा है? फोकस दूरी पूछा जा रहा है और हमें पूछ रहा है V का मान। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे चूंकि सूत्र आवर्धन, तो आवर्धन क्या होता है? आवर्धन के लिए यम बराबर क्या होता है? यहाँ पर आवर्धन यम बराबर क्या होता है? I/O बराबर -V/U। तो यहाँ पर यही ध्यान रखना है। अक्सर क्या होता है, बच्चे लोग कंफ्यूज ये हो जाते हैं, दर्पण में यहाँ माइनस लगता है आवर्धन के लिए, लेकिन लेंस में माइनस नहीं लगता। ऐसे ही फार्मूले में भी है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u प्लस इसमें है, और जबकि लेंस के लिए बीच में माइनस लगता है। तो इसको आप अगर ध्यान रख के चलेंगे तो सवाल आपका गलत नहीं होगा, और यही बहुत से बच्चों की गलती हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए I का मान कितना दिया है? -3। O का मान कितना दिया है? तो ये ऊपर की तरफ है तो यहाँ प्लस में रखा जाएगा। V का मान हमको दिया नहीं है। U का मान कितना दिया है? -16। ठीक है, तो यहाँ पर हमने -16 रख दिया। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हमको मिल रहा है, माइनस माइनस ये भी प्लस में हो जाएगा, ये 16 इधर आएगा, -3/2 गुणे 16, 2 8 16, 8 3 24। तो यहाँ v बराबर यहाँ पर आ रहा है -24। कितना आ रहा है? v बराबर आ रहा है -24। ठीक है, तो ये यहाँ पर v का मान -24 सेमी आ रहा है। ठीक है, और ये हमें प्रतिबिंब की स्थिति पता चल गई है। अब ये माइनस में आ रहा है, अब बताइए इसके उस तरफ बन रहा है या इस तरफ? इसी तरफ बन रहा है, क्योंकि ये नीचे ही कहीं ना कहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस है, इसका मतलब ध्रुव के इधर ही v यानी कि प्रतिबिंब बन रहा है। अब यहाँ अगर हम आगे बढ़ें, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से, ठीक है, तो अगर दर्पण है तो यहाँ पर प्लस होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, जबकि लेंस में यही माइनस हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ 1/f बराबर 1/v, v की वैल्यू कितनी आई है? यहाँ पर आई है -24, प्लस यहाँ पर u का मान कितना दिया हुआ है? -16। तो यहाँ पर हम -16 रखते हैं। इसके बाद 1/f बराबर, तो देखिए ये जो माइनस का चिन्ह है ये ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर ये भी माइनस यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर 16 और 24 का यहाँ पर एलसीएम लें तो 24 और 16 2 से काटते हैं 12 बार में, 2 8 16। ठीक है, यहाँ पर 2 से फिर से काटेंगे, 2 6 12, 2 चौका 8, फिर से 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर से 2 से काटेंगे, 3 वैसे ही उतारेंगे, और यहाँ पर 3 1 का 3। तो फाइनली हमारा जो एलसीएम आ रहा है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48। कितना आ गया? 48। ठीक है, यहाँ पर 1/f बराबर यहाँ पर हम लोग 48 लिख ले रहे हैं, 48। इसके बाद यहाँ पर 24 दूना 48, कै बार में जा रहा है? 2 बार में, तो 2 का गुणा इसमें होगा -2, 16 3 48, तो 3 1 3। यहाँ पर 1/f बराबर -5/48, और जब हम इसको पलटेंगे तो यहाँ पर ये f बराबर कितने आ जाएंगे? ये आ जाएंगे 48/5। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस, अब देखिए अगर हम भाग करेंगे तो 5 9 45, 9 बार में जाएगा, तो यहाँ पर 5 9 45, यहाँ पर बचेंगे 3, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 36। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है 9.6 सेंटीमीटर। तो आप जैसा कि जानते हैं कि अगर अवतल दर्पण है तो इसका फोकस दूरी माइनस में आएगा, तो देखिए हम लोगों का माइनस में आ भी रहा है, -9.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दोनों ही हमें आंसर मिल चुके हैं। हम लिखेंगे अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? फोकस दूरी
तो देखिए माइनस चिन्ह तो बता रहा है अवतल दर्पण, तो जब हम यहाँ अवतल लिख चुके हैं तो माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं। 9.6 सेमी तथा यहाँ पर जो प्रतिबिंब की स्थिति है, देखिए यहाँ पर माइनस लगा है, मतलब इसी तरफ बन रहा है, मतलब कि दर्पण के सामने ही बन रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे दर्पण के सामने 24 सेमी दूरी पर बनेगा। तो देखिए इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दर्पण के सामने हम लोगों ने बता दिया है, तो ये माइनस चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं है। अवतल दर्पण कह दिया है, तो ये माइनस यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का, एक अवतल दर्पण से क्या है, एक अवतल दर्पण से, तो ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव है। अब यहां से 10 सेमी की दूरी पर, 10 सेमी की दूरी पर, ये जो दूरी है ये कितना है, 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब, यानी इसका 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और ये प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। देखिए इसको इधर भी बनाया जा सकता था, लेकिन वास्तविक कह दिया है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा नीचे की तरफ बनता है। तो ये वस्तु हो गई और ये क्या हो गया, उसका वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, और ये 10 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी गई है। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अवतल दर्पण के 10 सेमी, अवतल दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर ये वस्तु रखी है और इसका 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या यहाँ पर दिया है, वस्तु की दूरी दिया है -10 सेमी। ठीक है, इसके बाद देखिए ये 10 सेमी दूरी है, इसके बाद वस्तु की ऊंचाई दिया है, तो इसको हम लोग O से प्रदर्शित करते हैं और वस्तु की दूरी को U से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो -10 है ये U बराबर है और यहाँ O बराबर, तो देखिए यहाँ पर कर रहा है इसका 3 गुना। तो चलिए हम इसको मान लेते हैं x सेमी, यहाँ पर हम माना कर ले रहे हैं, माना कि ये x सेमी है। तो यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाएगी 3x, I बराबर 3x सेमी। ठीक है, तो देखिए यहाँ ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब, यानी अगर ये 1 गुना है तो इसका 3 गुना जब करेंगे तो उतना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर 3x। ठीक है, प्रश्नानुसार। ठीक है, ये कैसे हम लोग कर रहे हैं, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न ने कहा 3 गुना, तो हमने कुछ मान लिया और उसका 3 गुना, तो x मान लिया, x का 3 गुना हो गया। अब यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। अच्छा, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये पूछ रहा है कैपिटल R का वैल्यू क्या होगा। तो अब R निकालने के लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, F बराबर R/2, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग F निकाल लें और उसका डबल कर दें 2 गुना, तो यहां पर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अब F निकालने के लिए हमें जो दर्पण सूत्र होता है वो लगाना पड़ेगा, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U लगाना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास U होना चाहिए और U तो हम लोगों के पास यहाँ पर है, V हमारे पास नहीं है, तो इसके लिए हम लोगों को आवर्धन का फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, किसका फार्मूला लगाना पड़ेगा, हम यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और इसी फार्मूले से हम अपना V लेकर यहाँ पर आएंगे। तो चलिए हम लिखेंगे, चूंकि आवर्धन M बराबर क्या होता है, तो यहाँ आवर्धन M बराबर होता है I/O बराबर -V/U। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर इसी में हम वैल्यू रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर I की जगह 3x हो गया, क्योंकि 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। वस्तु की ऊंचाई x रखेंगे, V का मान हमें पता लगाना है और U का मान दिया है -10। ठीक है, अब यहाँ देखिए x से x कट गए और यहाँ पर ये माइनस से माइनस भी कट गए और यहाँ पर V बराबर जो आ रहा है 3 × 10, तो यहाँ पर V का मान हमको मिल गया 3×10 सेमी। ठीक है, ये V का मान हमको कितना मिल गया, 30 सेमी। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर देखिए ऊपर वाले का जो ऊंचाई है वो प्लस में होगा और नीचे वाले का जो ऊंचाई होगा वो किस में होगा, माइनस में। तो यहाँ पर हम लोग रखना भूल गए थे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। कैसे समझ आया, क्योंकि ये धनात्मक आ रहा है और धनात्मक आएगा तब तो ये प्रतिबिंब पीछे की ओर शो हो रहा है। इसकी वजह से देखिए यहाँ, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ भूल हो गई थी। तो यहाँ पर ये -3 से जब 10 का गुणा होगा तो यहाँ -30 आएगा। आप देखिए माइनस चिन्ह ही प्रदर्शित कर रहा है कि ये इसी तरफ बन रहा है। तो इस तरह से हम लोगों का भी आ गया। अब हम लोग जब भी निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, भी, तो अब हम दर्पण सूत्र से हम f निकालेंगे और उसके बाद तब वक्रता त्रिज्या। तो दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। तो देखिए यहाँ पर हम 1/f बराबर, यहाँ पर v का मान कितना रखेंगे, 1/-30 और u का मान रखेंगे 1/-10। ठीक है, ये मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/f बराबर क्या हो जाएगा, -1/30 और यहाँ पर -1/10। तो चलिए इसको यहाँ पर सॉल्व कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर 1/f बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30 और 10 का एलसीएम जो होगा 30 ही होगा। तो 30 से जब हम कट करेंगे तो 30 × 30, तो 1 × -1 ही हो जाएगा। यहाँ पर माइनस लगाएंगे, 10 तिहाई 30, तो 3 × 3। तो इस तरह से 1/f बराबर यहाँ पर आ जाएगा -4/30। और जब हम यहाँ पर इसको पलट देंगे तो ये 30, ये पलट के ऊपर चला गया f और यहाँ पर हो जाएगा -30/4। तो चलिए हम लोग कट कर लेते हैं। 4 × 28, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, इसके बाद यहाँ 20 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कर दे रहे हैं। तो 4 × 28, यहाँ 2 बचे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 × 5 = 20। तो यहाँ पर 7.5 सेमी। तो यहाँ पर देखिए 7.5 सेमी आ चुके हैं। अब हमें अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछा था। हम लिखेंगे पुनः सूत्र या अब सूत्र f बराबर r/2, ठीक है, से। तो यहां पर देखिए हम मान रखेंगे, तो यहां देखिए क्या रखेंगे, -7.5 बराबर r/2। तो 2 का इधर गुणा हो जाएगा और जब गुणा होगा तो 7.5 में 2 का हम गुणा कर देंगे तो यहां पर ये r बराबर हो जाएंगे। तो 7.5 दूना 15 होगा, -15 सेमी। तो यहां पर हमारा आंसर आ चुका है। आप देख सकते हैं यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर -15 सेमी आ रहा है। तो हम यहां लिख सकते हैं, अतः अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी, -15 सेमी। ठीक है, अगर अवतल दर्पण लिख रहे हैं तो माइनस नहीं भी लगाएंगे, अवतल दर्पण लिख रहे हैं तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से इसमें 3 सूत्रों का यूज हुआ है। हमें जो पूछा हुआ था उसके लिए हमें f निकालना था, f के लिए हमें v निकालना था और v के लिए हमें आवर्धन का सूत्र पता होना चाहिए। तो ये तीनों सूत्रों का यूज करके हम आसानी से इसे कर पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, एक 3 सेमी ऊंची वस्तु 15 सेमी फोकस दूरी वाले। तो देखिए ये वस्तु है जैसे, तो ये 3 सेमी ऊंची है और ये 15 सेमी फोकस दूरी वाले। ये यहाँ से ये जो दर्पण का ध्रुव है, यहाँ से जो ये f है इसकी फोकस दूरी है, ये कितना है, ये 15 सेमी है। 15 सेमी फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी पर रखी है। तो देखिए ये 15 सेमी है और ये भी दूरी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये दूरी दिया हुआ है 20 सेमी। कितना दिया हुआ है, ये 20 सेमी दिया हुआ है। और यहां पर दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए, यानी कितनी दूरी पर हम पर्दा रखें कि हमारा जो पर्दे पर चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त हो। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए ये क्या है, फोकस है,
ये फोकस है तो इसका मतलब यहां पर कहीं क्या होगा, आर होगा, यानी वक्रता त्रिज्या होगा। और जब यहां पर वक्रता त्रिज्या होगा, इसके बीच में है, तो जाहिर सी बात है कि पर्दा इधर ही रखा जाएगा। क्योंकि बिंब की स्थिति ये पूछा जा रहा है हमसे, ये हमको निकालना है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। यहां हम क्या लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे हल दिया है। ठीक है, क्या लिखेंगे, हल दिया है। करने के बाद क्या करेंगे, यहां पर देखिए सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, 3 सेमी ऊंची वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई जो है यानी कि ओ का मान कितना है, 3 सेमी है। इसके बाद यहां पर ये 3 सेमी है। इसके बाद यहां पर अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, तो जो दर्पण की फोकस दूरी है एफ, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, ये है स्मॉल एफ। तो स्मॉल एफ बराबर कितना है, तो ये है 15 सेमी, जो कि यहाँ पर माइनस में होगी। ठीक है, ये वस्तु ऊपर की तरफ है तो ये प्लस में होगी। इसके बाद यहाँ पर ये करा है 20 सेमी दूरी पर रखी है, यानी वस्तु की दूरी कितनी है, वस्तु की दूरी u होती है और u बराबर कितना होगा, -20 सेमी होगा। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति। क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब कि हमें v का मान निकालना है। और इसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति, यहां पर प्रकृति भी पूछा है, प्रकृति आभासी या वास्तविक, तथा यहां पर प्रतिबिंब का आकार भी पूछ रहा है, यहां पर प्रतिबिंब का आकार भी पूछा जा रहा है, यानी कि आकार मतलब कि आई भी यहां पर पूछा जा रहा है। तो इतनी सारा डाटा यहां पर हमें दिया हुआ है, जैसा कि चित्र में भी प्रदर्शित है। तो चलिए यहां पर देखिए, सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, देखिए F पता है हमको, U पता है हमको, तो सबसे पहले हम दर्पण सूत्र लगाएंगे। हम क्या लिखेंगे, दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U से। तो यहां पर हम मान रखेंगे, तो देखिए 1/-15 बराबर 1/V का मान हमको निकालना ही है, और यहाँ पर U का मान कितना है, -20। ठीक है, अब यहाँ पर जब V का मान हमको निकालना ही है, तो यहाँ पर ये इसको हम इस तरफ भेज दे रहे, तो ये माइनस जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/20, यहाँ पर -1/15। अब यहां पर 1/V बराबर 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, ये कितना होगा, तो ये होगा 60। कितना होगा, 60। ठीक है, कैसे, यहां पर देख लीजिए 20 है 15 है, 2 से 2 दहा में 20, 15 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, वैसे ही लिख देंगे। 2 पंजे 10, 15 नहीं कटेगा। अब हम 3 से ले जाएंगे, 3 पचे 15, 5 नहीं कटेगा, लिख लेंगे वैसे ही। 5 1 5, 5 1 5। तो यहाँ पर जो लॉस आ रहा है, 2 दूनी 4, तिहाई 12, पंजे 60। तो यहाँ पर एलसीएम यहाँ पर 60 आएगा। यहाँ पर इस तरह से हम करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 20 तिहाई 60, तो 3 1 3, -15 चौका 60, तो यहाँ 4 1 4, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/60 बराबर 1/V। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर V बराबर हमको मिल चुका है, V बराबर -60 सेमी। तो यहाँ पर ये जो प्रतिबिंब की स्थिति है, यानी ये 15 है, तो इसके 4 गुना दूरी पर हमें पर्दा रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिबिंब वहीं पर बन रहा है। कितना, 60 सेमी दूरी पर बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें प्रकृति पूछा है, तो यहाँ पर देखिए चूंकि माइनस में आया है, इसका मतलब यहाँ बता देंगे तथा प्रतिबिंब वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने 8 कंडीशन में देखा है अपने, प्रतिबिंब माइनस में आया है तो वास्तविक होगा। तो स्थिति हो गई, प्रकृति हो गई। अब आकार, तो आकार के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे अब आवर्धन m बराबर, अब आवर्धन m बराबर, तो m बराबर क्या हो जाएगा,
I बाई ओ बराबर माइनस वी बटा यू से। तो यहां पर हम ये फार्मूला लगाएंगे, और जब ये फार्मूला लगाएंगे तो देखिए इसमें इसी में हम मान रखेंगे। तो देखिए आई का मान कितना है, तो आई का मान हमको पता नहीं है, निकालना है। ओ का मान कितना है 3, और जो कि प्लस में, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और नीचे वाला निगेटिव होता है तो यहाँ नीचे वाला निगेटिव हम लोग का वैल्यू आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर भी का मान कितना है, तो भी का मान अभी भी हम लोगों ने निकाला। यहाँ पर ये सूत्र का माइनस, ये यहाँ पर 60, ठीक है। अब यहाँ u का मान कितना है, तो u का मान कितना है -20, तो यहाँ क्या रखा जाएगा -20। अब यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस यहाँ पे कट हो जाएंगे, और यहाँ पर 20 एक का 20, 20 तिया 60, तो यहाँ i बराबर देखिए 1 का मान होता नहीं है, ये -3 × 3, तो i बराबर कितना आ गया -9 सेमी। जो यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार पूछा गया है वो कितना होगा, प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, i बराबर 9 सेमी, ठीक है। तो यहाँ पर 9 सेमी। अब यहाँ पर ये माइनस चिन्ह इसलिए दिखा रहा है यहाँ पर, बस इसका मतलब यही है कि ये वास्तविक बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, ठीक है। और उल्टा बन रहा है, वास्तविक व उल्टा, ये दिखा रहा है वास्तविक व उल्टा। तो मेन इसका पर्पज है उल्टा, क्योंकि नीचे की तरफ प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है, नीचे की तरफ माइनस और ऊपर की तरफ वस्तु प्लस। तो ये वस्तु ऊपर की तरफ बन रहा है प्लस, और वस्तु नीचे की तरफ माइनस, तो देखिए यहाँ माइनस आ गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक गाड़ी में पीछे का क्षेत्र देखने के लिए, यानी जैसे एक गाड़ी है, अब गाड़ी रोड पे चल रही है, तो इसमें पीछे का क्षेत्र यहाँ पर देखने के लिए यहाँ पर एक शीशा लगा होता है, साइड मिरर जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का पर कैसा दर्पण लगा है, एक उत्तल दर्पण लगा है। तो चलिए ये जो इसमें जो परावर्तन हो रहा है उसको हम लोग फिगर अगर खींचे तो यहाँ पर देखिए इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो कितना है, 2 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी वक्रता त्रिज्या नहीं, इसका जो गोला ये जो बन रहा है, ये जो गोला बन रहा है, इस गोले की जो त्रिज्या है वो कितना है, वो है यहाँ पर 2 मीटर दिया गया है। कितना दिया गया है, 2 मीटर, ठीक है। और देखिए जो बस है ये यहाँ से कितनी दूरी पर है, 6 मीटर की दूरी पर है। ये कितनी मीटर की दूरी पर है, 6 मीटर की दूरी पर ये है। ये इस शीशे में ये हो रहा है, और वस्तु कितनी दूरी है, 6 मीटर। चलिए यहाँ पर हम वस्तु बना ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये इससे कितनी मीटर की दूरी है, 6 मीटर की दूरी पर है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ उत्तल दर्पण की बात की गई है, और उत्तल दर्पण का गोला पीछे है, तो ये हमारा जो वक्रता त्रिज्या r होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। जबकि वस्तु की दूरी ये u है, और ये यहाँ पे ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है तो प्रतिबिंब यानी बस के प्रतिबिंब की स्थिति, तो वस्तु तो हमारा बस ही है, इसके प्रतिबिंब की स्थिति हमें पता लगाना है। इसके साथ ही साथ उसकी प्रकृति और उसका आकार भी हमें ज्ञात करना है। तो चलिए, तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, तो ये दिया है r बराबर कितना दिया है, ये दिया है 2 मीटर। कितना दिया है, 2 मीटर। चलिए ये हो गया, जो कि प्लस में होगा। इसके बाद वस्तु यानी कि बस, वस्तु का मतलब यहाँ पर बस है, की दूरी, तो वस्तु की दूरी u से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल u से, और वो कितना दिया हुआ है, 6 मीटर। अब बताइए वस्तु की दूरी, ये सामने है, ध्रुव यहाँ है, इससे इस तरफ है, तो क्या होगा, ये माइनस में होगा, तो यहाँ ये माइनस में होगा। क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछा गया है, यानी कि यहाँ पे पूछा गया है v का वैल्यू। इसके बाद प्रकृति भी पूछा गया है, और आकार, प्रकृति व आकार। तो आकार क्या होगा, अगर वस्तु O है तो ये क्या होगा, I भी पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमें
R से हम F निकाल लेंगे, फोकस दूरी निकाल लेंगे, और F और U हमें पता है तो V भी निकल जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे चूंकि सूत्र F बराबर R/2 से, ठीक है। तो यही फार्मूला हम लगाएंगे। सबसे पहले फोकस दूरी निकालेंगे तो R का वैल्यू कितना है, +2 मीटर है, और यहाँ पर 2 मीटर है और बटा में भी 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 मीटर, और ये पॉजिटिव होगा, प्लस में होगा। अब यहाँ पर देखिए F हमारे पास है, हमारे पास U है, तो पुनः दर्पण सूत्र से तो हम क्या लगाएंगे, दर्पण सूत्र लगाएंगे। क्या होता है दर्पण सूत्र, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U से, ठीक है। अब यहाँ 1/1 रखेंगे, यहाँ पर V का मान हमको पता लगाना है, प्लस 1/U, U का वैल्यू कितना रखेंगे, यहाँ पर -6 रखेंगे। तो -6 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +6, तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 और 1 का एलसीएम 6 ही होगा। 6 1 के यहाँ 6, तो 1 1 के यहाँ 1 प्लस 1 छक्का 6, तो 6 1 का यहाँ पर 6 बराबर 1/V। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 6 और 1 7/6 बराबर 1/V यहाँ पर आ चुका है। अब अगर हम इसको पलट दें तो पलटने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा 6/7। कितना हो जाएगा, 6/7, और ये किस में होगा, मीटर में। तो अगर आप इसको हल करेंगे तो देखिए 6 में हम लोग 7 का भाग दे रहे हैं, तो 0 दशमलव, सबसे पहले 0 बार ले गए, फिर दशमलव लगाकर 0 बढ़ा दिया हम लोगों ने। इसके बाद 7 8 56 बचे हैं 4, अब ये दशमलव लग चुका है तो 0 बढ़ा सकते हैं, 7 5 35, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 बच रहे हैं, अब दशमलव लगा है तो 50 हो जाएगा, 7 7 49। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम राउंड फिगर में हम इसको लें तो ये 0.857 तो है, जिसको कि हम 0.86 मीटर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रतिबिंब की स्थिति आ चुकी है 0.86 मीटर, ठीक है। अब इसकी प्रकृति पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए ये पॉजिटिव में आया है, क्या इसकी ये पॉजिटिव में आया है, तो ये क्या होगा, ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और आप जानते भी हैं कि उत्तल दर्पण की जो 2 स्थितियां हैं, दोनों में ही जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी। तो यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो अब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिख देंगे अतः बस का प्रतिबिंब 0.86 मीटर दूर बनेगा तथा आभासी होगा। क्या होगा, आभासी होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। अब इसके बाद हम लोगों को देखिए आकार भी पूछा गया है, तो हम आकार के लिए क्या कहेंगे, आवर्धन m बराबर, तो m बराबर आवर्धन m बराबर क्या होता है, I/O बराबर -V/U, ठीक है, यही फार्मूला होता है। अब यहाँ पर हम कहेंगे क्या, यहाँ पर देखिए हमें यही चीज लेना है। तो यहाँ पर अगर हम I/O का मान निकालें तो यहाँ पर देखिए V का मान कितना है, तो V का मान यहाँ पर है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर ये दशमलव वाला ना रखकर हम लोग बटा वाला ही रखेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6/7, और यहाँ पर O कितना है, तो प्रतिबिंब, तो इसके जगह U का मान कितना रखेंगे, तो U का मान हम रखेंगे -6, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ माइनस से माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इधर 6 से 6 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर क्या बच रहा है, I/O बराबर 1/7, यही बच रहा है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ देखिए I बराबर, तो देखिए यहाँ 1/7 यानी कि हमें 1 में 7 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 0 बार ले जाएंगे, 1 बचा, अब दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 1 का 7, यहाँ 3 बचेंगे, दशमलव लग चुका है तो 0 बढ़ जाएगा, 7 चौक 28, यहाँ पर फिर से 2 बचे, 0 बढ़ा देंगे,
यहाँ पर 2 बचे हैं, 0 बढ़ाएंगे 20 हो जाएंगे, 7 दूनी 14। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो i बराबर होगा 0. तो देखिए यहाँ 5 से छोटा है तो हम 2 अंक लेंगे, तो यहाँ पर 0.14 और यहाँ पर ये i/o है, तो जब o उधर जाएगा तो i बराबर 0.14 इंटू o। अब o क्या है? o क्या है? o वस्तु का आकार है। o क्या है? तो हम कह देंगे i बराबर 0.14 गुणे वस्तु का आकार। तो वस्तु के आकार का मतलब ये कितना गुना होगा? मतलब वस्तु के आकार का 0.14 गुना होगा, दिखाएगा कि अतः प्रतिबिंब बस के आकार का 0.14 गुना होगा। इस तरह से हम अपना 5वां सवाल कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो 6वां क्वेश्चन है वो क्या है? 5 सेमी ऊंची वस्तु 30 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर? देखिए यहाँ पर उत्तल लेंस दिया हुआ है। अब उत्तल लेंस दिया हुआ है और यहाँ पर इसका ध्रुव है, ठीक है। इसके बाद जो प्रतिबिंब की स्थिति है, 5 सेमी ऊंची वस्तु, ये जो वस्तु है कितनी ऊंची है? 5 सेमी। 5 सेमी वस्तु ऊंची है। इसकी जो वक्रता त्रिज्या है, ये जो इसकी त्रिज्या है, यानी ये जो गोला बनेगा, ये जो इसकी वक्रता त्रिज्या है, ये जो इसका जो गोला बन रहा है, इसका जो गोला बन रहा है, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 30 सेमी है। और ये दूरी कितनी है? यानी ये जो ध्रुव है और ये इस केंद्र C, वक्रता केंद्र C है, इससे इसकी दूरी 20 सेमी है। क्या है? 20 सेमी है। और पूछा क्या है? पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार, तीनों चीज यहां पर पूछा है। क्या होगा? क्या क्या दिया है? तो यहां देखिए वस्तु की ऊंचाई दिया है। वस्तु की ऊंचाई कितना दिया है? वस्तु की ऊंचाई यानी कि ओ का मान जो है कितना है? 5। और ये 5 सेमी प्लस में होगा क्योंकि ये क्या है? इसके ये ऊपर की तरफ है। इसके बाद दिया है जो वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो ये कितना दिया है? वक्रता त्रिज्या r बराबर, ये r बराबर कितना दिया हुआ है? 30 सेमी दिया हुआ है। r बराबर 30 सेमी दिया हुआ है। इसके बाद आगे बढ़े तो वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? u कितना दिया हुआ है? अब u हमेशा ऋणात्मक होता है, ये 20 सेमी दिया है। अब आप सोच रहे होंगे ये प्लस क्यों है? क्योंकि देखिए गोला जो इसका ये जो गोल भाग है, ये गोल उधर बन रहा है, तो त्रिज्या भी उस तरफ होगी और ध्रुव के उस तरफ चीजें क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं, धनात्मक होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या पूछ रहा है? प्रतिबिंब की स्थिति, और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होता है? V होता है। क्या होता है? V होता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पर V हो जाएगी, ये पूछ रहा है। इसके बाद क्या पूछ रहा है? प्रकृति व आकार। तो प्रकृति भी हमें बताना है और आकार भी बताना है। आकार मतलब I बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज आप देखिए, प्रकृति तो आपको पहले ही पता है। आप जानते हैं कि जो दर्पण द्वारा, गोलीय दर्पण द्वारा जो 8 किरण आरेख जो बने होते हैं, जिसमें से 6 अवतल दर्पण के होते हैं और 2 उत्तल दर्पण के होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें नीचे वाला जो दोनों है वो किसका है? वो उत्तल दर्पण का है। और उत्तल दर्पण में सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो प्रकृति तो पहले से ही डिसाइड है आभासी, लेकिन अब चूंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है तो यहाँ हम लोगों को जो वैल्यू आएगा उसके हिसाब से हमको बताना है, ठीक है। तो एक चीज तो यहाँ डिसाइडेड है, हम ये दोनों के लिए अपना
कैलकुलेशन करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ R दिया है तो हम F निकालेंगे। तो हम लिखेंगे सूत्र F बराबर R/2 से, तो यहाँ F बराबर R का मान कितना रखा जाएगा, +30/2 बराबर 15 सेमी। तो यहाँ फोकस दूरी इसकी 15 सेमी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए ये पॉजिटिव है, यानी कि इसकी वक्रता त्रिज्या धनात्मक है, तो इधर फोकस दूरी भी इधर ही होगा, उस तरफ होगा। और जब उस तरफ होगा तो ये पॉजिटिव यानी कि धनात्मक आएगा, जैसा कि आया है। अब हमें फोकस दूरी मिल गया है, U मिल गया है, तो हम लिखेंगे दर्पण सूत्र। क्या होता है दर्पण सूत्र, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए 1/15 बराबर 1/v, v का मान तो हमको निकालना ही है। यहाँ पर u का मान हम कितना रखेंगे, -20 रखेंगे। यहाँ पर क्या रखेंगे, -20 रखेंगे। इसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है, तो हमें v का मान निकालना है, तो हम इसको इधर ही भेज दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1/20 प्लस 1/15। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले 20 और 15 का, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 60। 20 तिहाई 60, तो 3 एक्का 3, 15 चौका 60, तो 4 एक्का 4, यहाँ पर आ गए 7/60। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको पलटेंगे तो यहाँ पर v बराबर, ये v ऊपर हो जाएगा, 60/7 हो जाएगा। क्या कर देंगे, पलट देंगे। और जब पलट देंगे तो यहाँ पर देखिए ये 60 ऊपर गया, 7 नीचे हो गया, v ऊपर 1 नीचे, तो यहाँ 60/7 हो गया। अब यहाँ पर अगर आप हल करना चाहें तो यहाँ पर डिवाइड करके हल कर सकते हैं। 60 में 7 का भाग दे दीजिए, 7 8 56, यहाँ 4 बचे, दशमलव लगाएंगे, 7 बचे 35, यहाँ पर 5 बचे, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 सते 49, यहाँ 1 बचे। इसके बाद यहाँ पर ये एक ही बार जाएगा, तो ये 8.57 यहाँ पर सेंटीमीटर ये हमारा आ रहा है। अब देखा आपने v का मान यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव का मतलब ये जो प्रतिबिंब बन रहा है इसके अंदर की तरफ बनेगा, और आप तो पहले से ही जानते थे, जो कंडीशन आप किरण आरेख के जानते हैं उसके माध्यम से। तो यहाँ पर v प्लस में आया है, तो यहाँ पे डिसाइड हो गया कि प्रतिबिंब आभासी बन रहा है। हम लिखेंगे अतः प्रतिबिंब, क्या प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे जो भी दर्पण दिया है, यानी उत्तल दर्पण के पीछे 8.57 सेमी पर बनेगा तथा आभासी होगा। क्या होगा, आभासी होगा। कैसे पता आभासी होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में आ रहे हैं, v का वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पता हो जाएगा कि ये आभासी होगा। अब आकार की लड़ाई है, आकार हमें निकालना है, तो हम लिखेंगे आवर्धन यम बराबर, तो आवर्धन यम बराबर हो जाएगा I/O बराबर -v/u। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसी से हम आकार निकालेंगे, यानी I/O का मान निकालेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना गुना। देखिए यहाँ I, अब यहाँ O का मान कितना है, यहाँ पर 5 सेमी है, यहाँ पर -v का मान क्या है, 60/7 है यहाँ पर, और यहाँ पर u का मान क्या है, u का मान है -20। ठीक है, तो यहाँ देखिए माइनस से माइनस कट हो जाएंगे, यहाँ I बराबर कितना हो जाएगा, 60/7 गुणे 20 गुणे 5, क्योंकि ये बटा में है, उस तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ये 7 बटा के बटा में, तो 20 का गुणा इसी 7 में ही होगा। तो अब हम इसको हल करें तो 20 तिहाई 60 हो जाएंगे, और यहाँ पर हो जाएंगे 3 × 5 = 15/7। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को 15 में 7 का डिवाइड करना है। कितनी बार जाएगा, 2 बार। 7 दूना 14, यहाँ 1 बचा, अब 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 एक्का 7, यहाँ पर 3 बचे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं, 7 चौका 28 यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर से 2 बचेंगे, फिर से 0 बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14। तो यहाँ पर देखिए ये 5 से कम ही है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर 2.14 सेमी जो हो आ रहा है, यानी कि प्रतिबिंब का आकार, यहाँ पर आवर्धन के सूत्र से जो यहाँ प्रतिबिंब का आकार आ रहा है
वो प्रतिबिंब का आकार I बराबर यहाँ पर आएगा 2.14 सेमी। पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, वायु में 500 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश पुंज अपवर्तनांक 1.5 की प्लेट में प्रवेश करता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये देखिए ये कांच की प्लेट है एक, मान लेते हैं ये क्या है, थोड़ा तिरछा पे बनाते हैं। मान लीजिए ये हमारी कांच की प्लेट है, ये कांच की प्लेट है। अब इस प्लेट पर ये जो प्रकाश है वो आपतित हो रही है, तो 500 नैनोमीटर इसकी तरंग दैर्ध्य है और ये इसका जो अपवर्तनांक है वो अपवर्तनांक कितना है 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में ये प्रवेश कर रही है। अब अगला क्या है, कांच में, तो कांच में हमें बताना है, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। दूसरे नंबर पर क्या ज्ञात करना है, आवृत्ति, और तीसरे नंबर पर ज्ञात क्या करना है, तथा तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तब दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, यहां पर दिया हुआ है वायु में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो तरंग दैर्ध्य जो होता है इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से। और यहां वायु में है तो हम यहां ए लगा दे रहे हैं, वायु का मतलब एयर। तो यहां पर ये कितना है 500 नैनोमीटर, ठीक है। तो 500 नैनोमीटर है, तो यहां पर देखिए 500 नैनो हटाएंगे तो 10 की घाते 9 -9 लग जाएगा और ये मीटर हो जाएगा। और यहाँ पर हम अगर हम और अच्छे से लिखें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5, ये 2 जीरो यहाँ अगर चले गए तो 10 की घाते 2 इसमें प्लस होगा, और -9 में जब 2 प्लस करेंगे तो -7 आएंगे। तो हम इसी को लिख सकते हैं 5 × 10 की घाते -7 मीटर, ये दिया हुआ है। और यहाँ पर जो कांच का अपवर्तनांक है, कांच का अपवर्तनांक, अब यहाँ पर आप एक बात समझ लीजिए कि जो भी हमें अपवर्तनांक देता है ऐसे नॉर्मल रूप में, ठीक है, वो क्या होता है। तो यहाँ देखिए वायु से कांच में जा रहा है, तो ये जो हमारा है अपवर्तनांक, ये क्या है, अपवर्तनांक तो है लेकिन कैसे, वायु से कांच में जा रहा है ना, ANG है ये क्या है, ये आपका ANG है, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, वायु के सापेक्ष। क्योंकि ये कहां से, वायु से कहां जा रही है, ग्लास में, A से G में जा रही है, तो ये 1.5 दिया गया है यहां पर। अब ध्यान दीजिएगा एक शब्द यहां पर और आया है, प्रकाश की चाल। तो देखिए ये सबको पता है, ये हमें दिया नहीं है, लेकिन हम यहां पर रखेंगे कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो ये C बराबर होता है 3 × 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर आप याद कीजिए, आपने एक फार्मूला पढ़ा है क्या, अपवर्तनांक बराबर निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। देखिए हमें क्या पूछा है, यहां हमें माध्यम में ही तो प्रकाश की चाल पूछ रहा है, मतलब इसमें ये नीचे वाला जो राशि है यही चीज पूछा जा रहा है। तो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहां पर माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो यहां पर देखिए कि माध्यम में प्रकाश की चाल, और माध्यम यहां पे क्या है, कांच में, यहां माध्यम से किससे तात्पर्य है, कांच में प्रकाश। तो देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, 3 × 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड, यहां पे कितना दिया हुआ है 1.5। तो जब ये ऊपर आएगा तो ये अपवर्तनांक नीचे चला जाएगा। अब हम इसको अगर कट करेंगे तो देखिए यहां पर देखिए 1.5 दूनी 3 होता है, अगर हम इसको काटेंगे तो यहां पर 2 बार में ये कट जाएगा। या अगर आप नहीं समझे तो समझ सकते हैं, 3 है 1.5 है, दशमलव हटाएंगे अगर यहां से तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा,
30/15, 15 दूनी 30, तो मतलब यहाँ 2 आएगा और 10 की घाते 8 वही है। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन का आंसर हमको मिल चुका है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था, प्रकाश की चाल कांच में कितना होगी। तो माध्यम में या कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं आवृत्ति के लिए। कहाँ के लिए? आवृत्ति के लिए। तो देखिए एक और फार्मूला आपने पढ़ा है, C = न्यू लैम्डा, ऐसा आपने पढ़ा है, जहां न्यू क्या है? आवृत्ति है, ये आपने पढ़ा है। तो ये वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल हो गई, ये वायु प्रकाश में तरंग दैर्ध्य हो गई। सोच रहे होंगे कि अच्छा ये वायु में हो गया, ये वायु में, तो ये तो हमको कांच में चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, अपवर्तन की घटना में उसकी आवृत्ति बदलती नहीं है, उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। तो इसीलिए ये हमारा निर्वात में है या वायु में, ये भी वायु में है। लेकिन अब यहाँ आवृत्ति, तो यहाँ आवृत्ति न्यू बराबर कितनी हो जाएगी? न्यू बराबर हो जाएगा C/λ। ठीक है, और ये लैम्डा क्या होगा? A होगा, यही लैम्डा जो हमको दिया गया है। अब यहाँ C की वैल्यू कितना है? 3 × 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यहाँ पर हम कितना रखेंगे? 5 × 10 की घाते -7। तो देखिए यहाँ पर ये -7 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 में 7 जुड़ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3/5। अब हमें क्या करना है? हमें 3 में 5 से भाग करना है। पहले 0 बार जाएगा, एक बार नहीं जाता तो पहले 0 बार ले जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 5 × 30, इस तरह से 0.6, यानी कि यहाँ पर जो हमारा आ रहा है 0.6 × 10⁻15 आवृत्ति है। तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। तो यहां ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर देखिए ये मानक रूप में तो है नहीं, क्योंकि हमारा साइंस में, फिजिक्स में, क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में जो भी हम उत्तर लिखते हैं उसमें दशमलव के आगे सिर्फ एक ही अंक होना चाहिए। कितना अंक होना चाहिए? सिर्फ एक अंक। तो यहाँ तो 0 है, आप सोच रहे होंगे 0 भी तो अंक है, लेकिन 0 को छोड़कर। ठीक है, तो हमें इस अपने दशमलव को पीछे खिसकाना पड़ेगा, और जब हम इसको पीछे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 की घाते 14। क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि दशमलव को पीछे खिसकाते हैं तो 10 में माइनस होता है, जब दशमलव को आगे खिसकाते हैं तो 10 की घात में प्लस होता है। तो एक अंक खिसकाना पड़ा है, तो यहाँ पे 15 से क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन भी का आंसर आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर तीसरे के लिए आपने एक सूत्र पढ़ा था n बराबर, तो ये क्या होता है? ये आपने पढ़ा था sin I sin R। ठीक है, और आपने क्या पढ़ा था? प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए ये पहले माध्यम में प्रकाश की चाल है, ये दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल है, ये C भी तो प्रकाश की चाल है। अगर हम यहाँ न्यू को हटा लें तो ये इसके प्रोपोर्शनल होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये λ A यानी वायु में जो तरंग दैर्ध्य होगा, और λg जो कांच में तरंग दैर्ध्य होगा, कि यहाँ पर अगर हम इसको सरल रूप में लिखें तो कुल मिलाकर यहाँ पर यही फार्मूला हमें लगाना है। और यहाँ पर n यानी अपवर्तनांक n बराबर क्या होगा? λ/λg। तो यहाँ हमें कांच में हमें तरंग दैर्ध्य पूछा जा रहा है, तो जब हम λg निकालेंगे तो λa बटा यहाँ n लगेगा। क्या लगेगा? n। और n क्या है? ये अपवर्तनांक है। तो λa का मान कितना होगा? तो λa का मान यहाँ पर लिखा हुआ है 5 × 10 की घाते -7 बटा में, यहाँ पर जो अपवर्तनांक है 1.5 है। अब यहाँ पर 5/1.5 अलग हो गया, और यहाँ 10 की घाते -7, दशमलव हटाएंगे, 0 लगाएंगे, ये हो जाएगा। तो 50 में हमें भाग करना है 15 से। ठीक है, तो यहाँ देखिए 15 तियाँ 45, फिर 5 बचे, फिर यहाँ दशमलव लगाएंगे, 50 हो जाएगा, 15 तियाँ 45, फिर 5 बचेगा। इस तरह से ये 3 आता रहेगा।
तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, 3.33 गुणे 10 की घाते -7। इसका जो मात्रक होगा, चूंकि तरंग दैर्ध्य है तो इसका मात्रक क्या होगा, तरंग दैर्ध्य का मात्रक मीटर होगा, यहां पर ये मीटर में आंसर आएगा। तो इस तरह से हमारे तीनों ही आंसर आ चुके हैं। यहां पर कांच में प्रकाश की चाल 2 गुणे 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड, यहां पर उसकी जो आवृत्ति होगी कांच में वो 6 गुणे 10 की घाते 14 हर्ट्ज, और जो उसका तरंग दैर्ध्य होगा 3.33 गुणे 10 की घाते -7 मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में क्या है, वायु के सापेक्ष कांच एवं जल का अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 एवं 4/3 है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मतलब प्रकाश जो है वो वायु से कहां जा रहा है, कांच में, तो अपवर्तनांक के लिए हम लोग n यूज करते हैं। वायु से कहां जा रहा है, कांच में, तो यहां g, और ये कितना दिया है 3/2। इसके बाद क्या है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक कितना दिया है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है, तो अपवर्तनांक के लिए n, वायु से कहां जा रहा है, ये जा रहा है जल में, तो वायु के लिए a और जल के लिए w, ये कितना है 4/3। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब क्या पूछ रहा है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये हमसे पूछ रहा है, मतलब कि n जल से कहां जा रहा है, कांच में, मतलब WNG ये हमसे पूछा जा रहा है। अब देखिए आपको जो सूत्र पढ़ाया गया है वो क्या पढ़ाया गया है, चूंकि WNG, तो आपको हमेशा इससे ये बताया गया है जो दूसरा वाला होता है वो हमेशा ऊपर होता है और पहला वाला कहाँ होता है, नीचे होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये A कुछ नहीं है तो निर्वात या वायु हम AA यहाँ लिख सकते हैं, यही हमारा फार्मूला है, इसी में हमें वैल्यू रखना है। तो देखिए हमें WNG निकालना है, मतलब कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, तो देखिए हम मान रख दे रहे हैं, ANG बराबर कितना है 3/2 है, ANW बराबर क्या है 4/3 है। अब यहाँ पर देखिए 3/2 ये सीधा सीधा लिखा जाएगा, और जबकि नीचे वाला जो बटा के बटा में अगर बटा ही है तो पलट जाता है तो 3/4 हो जाएगा। इस तरह से जो हमारा आंसर आएगा 3 त्रिका 9 और 2 चौके 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और जो पूछ रहा था जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो इसका वैल्यू इतना आ जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग 9वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, कांच तथा हीरे के अपवर्तनांक क्रमशः 1.5 तथा 2.4 हैं। तो देखिए इसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्या पूछा गया है, कांच तथा हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, दूसरा क्वेश्चन है अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, और लास्ट है परम अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। तो चलिए बारी बारी से हम लोग इसको कर लेते हैं। ये दिया है 1.5, इसके बाद हीरे का अपवर्तनांक ये कितना दिया है 2.4। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो हिंदी में हमें ये डाटा जो दिया हुआ है इसको हम आखिर कैसे प्रदर्शित करेंगे लिखकर। अपवर्तनांक है तो हम यहाँ n से लिखकर प्रदर्शित तो करेंगे, लेकिन जिसका अपवर्तनांक होता है उसको हम हमेशा पीछे लिखते हैं। तो कांच का है तो कांच को अंग्रेजी में बोलते हैं ग्लास, और हीरो को अंग्रेजी में बोलते हैं डायमंड। तो कांच का ग्लास का G हम यहाँ लिख रहे हैं और डायमंड का हम यहाँ पर D लिख ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कांच में प्रकाश की चाल। तो देखिए आपने अपवर्तनांक का एक सूत्र पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, अपवर्तनांक n बराबर अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अगर हम इसको संकेत में लिखें तो हम इसी चीज को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
N बराबर C बाई V, जहां C क्या है, निर्वातमी प्रकाश की चाल है, और यहाँ पर ये जो V है ये क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों को अगर देखा जाए तो माध्यम में प्रकाश की चाल पूछा जा रहा है, यानी इसी फार्मूले को अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो V बराबर क्या होगा, C बाई N। ठीक है, तो अब जिस भी माध्यम में हमें चाहिए, तो हम यहाँ देखिए सबसे पहले कांच के लिए पूछा गया है यहाँ पर, तो हम कांच के लिए लिखेंगे कांच में प्रकाश की चाल। तो कांच में प्रकाश की चाल कितना होगी, तो ये देखिए यहाँ पर हम V तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ कांच है तो इसके लिए हम यहाँ पे G कर ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर G होगा तो निर्वात में प्रकाश की चाल तो कांस्टेंट होती है, यानी कि हमेशा नियत होती है, ये n की जगह हम लिखेंगे Ng। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल हमेशा होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पर कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर देखिए, जब हम यहाँ पर 3.15 × 10⁸ हम इसको अलग कर दे रहे हैं, इसके बाद यहाँ हम दशमलव हटाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। अब ये हम काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। इस तरह से यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है, क्या आ चुका है, कांच में प्रकाश की चाल कितना होगी, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब अगर बात करें हीरे में प्रकाश की चाल कितना होगी, तो आइए हम लोग उसको भी निकाल लेते हैं, हीरे में प्रकाश की चाल। तो अब देखिए यहाँ पर जहां पर हम लोगों ने G लगाया है वहां पर फार्मूले में हम D लगाएंगे, डायमंड। तो यहां पर D इज इक्वल टू क्या होगा, C बाई ND। अब यहाँ पे C की वैल्यू कितना है, 3 × 10⁸, और यहाँ पर ND का मान कितना दिया है, 2.4। ठीक है, तो चलिए 10 की घात को हम लोग अलग रहने देते हैं, यहाँ पर हम इसको ऐसे चाहें तो लिख सकते हैं, और जब हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा। अगर हम इसको काटें तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, 6 चौका 24। तो ये कुल मिलाकर आ रहे हैं 5/4 × 10⁸, जिसको कि अगर हम सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पर हम कहीं सॉल्व कर ले रहे हैं, 5 में हम भाग देंगे, 4 × 1 = 4, यहाँ 1 बचे, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8, 2 बचे। अब दशमलव लग चुका है तो 1 0 बढ़ा सकते हैं, 4 पंजे 20। तो इस तरह से यहाँ पर जो आंसर आ रहा है 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा पहले क्वेश्चन का यहाँ पर दोनों आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो चुका है। अब नेक्स्ट अगर हम दूसरे के लिए बात करें तो यहाँ पर हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ आपको बताया गया है, क्या बताया गया है, हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो देखिए जिसका होता है, जैसे हम अपवर्तनांक के लिए हम क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। अब जिसका रहेगा वो रहेगा पीछे, और जिसके सापेक्ष बोला जाएगा वो रहेगा आगे। तो यहाँ पर G and D हमसे पूछा जा रहा है, तो हमेशा जो दूसरे नंबर वाला होता है उसको हम ऊपर रखते हैं, पहले नंबर वाला हम हमेशा नीचे रखते हैं। इसके बाद हम दोनों वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए ND का मान कितना है, 2.4, यहाँ पर NG का मान कितना है, 1.5। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि एक अंक पर दोनों में दशमलव है, इसमें भी, तो दोनों हट जाएगा, यहाँ पर 24/15 हो जाएगा। अब ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें दोनों आता है, तो 3 का, 3 8 24, 3 5 15, तो ये आ गए 8/5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो चलिए एक छोटा सा यहाँ भाग है हम लोग कर लेते हैं, 8 में 5 का भाग कर लेते हैं, 5 1 का 5, यहाँ 3 बचेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 5 6 30, यहाँ पर आ गए 1.6। तो ये हमारा इस तरह से दूसरा आंसर आ चुका है, हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। अब जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है परम अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो परम अपवर्तनांक क्या होता है, देखिए कभी भी जब अपवर्तनांक की बात की जाती है तो हमेशा 2 माध्यम होंगे, एक से प्रकाश की किरण जाएगी और दूसरे में
प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी, एक माध्यम से प्रकाश की किरण होकर जाएगी और दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी। तो हमेशा अपवर्तनांक दो माध्यमों का होता है और जब इसमें से पहला माध्यम निर्वात होता है तो निर्वात के सापेक्ष किसी पदार्थ के अपवर्तनांक को उसका परम अपवर्तनांक कहते हैं। तो अगर हम यहां सूत्र से देखें तो यहां सूत्र n बराबर हो जाएगा c/v, ठीक है, जहां c क्या है, ये n परम अपवर्तनांक है, जहां c बराबर क्या है, तो c है प्रकाश की चाल, c क्या है, प्रकाश की चाल है, और यहां पर v क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो आप सोच रहे होंगे प्रकाश की चाल तो ऊपर भी लिखा हुआ है, तो ये जो है ये प्रकाश की चाल कहाँ है, निर्वात में, कहाँ है, निर्वात में, ठीक है। तो इस तरह से हमारे तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब एक और क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। माध्यम में प्रकाश का वेग 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या क्या दिया है, तो देखिए माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो कितना है, माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है, माध्यम में प्रकाश की चाल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है, तो यहां पर दिया हुआ है 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, ये हमको यहां पर दिया हुआ है। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो देखिए माध्यम में कोई भी चाल होती है, जो इसके पहले अभी अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, ये v दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, v दिया हुआ है। इसमें क्या पूछा गया है, इस माध्यम से हवा में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण, किरण के लिए क्रांतिक कोण पूछा गया है। क्या पूछा गया है, क्रांतिक कोण पूछा गया है, ठीक है, यानी कि c का मान हम लोगों को निकालना है। बहुत ही आसान है, देखिए हम यहां लिखेंगे, चूंकि n बराबर क्या होता है, c/v होता है, n बराबर c/v होता है। हम यहां पर अगर हम मान रखें तो देखिए प्रकाश की चाल निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पर ये जो हमें v का मान दिया हुआ है वो दिया है 1.5 × 10⁸। तो यहाँ से जब हम इसको कट करेंगे तो ये से ये कट हो जाएगा, यहाँ 3/1.5 दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 लग जाएगा, और इस तरह से ये जो वैल्यू आएगा n बराबर 2 आ गया। कितना आ गया, n बराबर 2 आ गया। अब आपने क्रांतिक कोण के लिए फार्मूला क्या पढ़ा है, क्रांतिक कोण के लिए क्या होता है, n बराबर sin c, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो इसी sin c का मान आपको निकालना है, तो यहां पर जब हम sin c बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/n। अब n का वैल्यू कितना आया है, 2, तो हम यहां देखिए sin c बराबर यहाँ 1/2 रखेंगे और इसी को थोड़ा सा हल कर देंगे, तो sin c बराबर 1/2, टेबल जो त्रिकोणमिति सारणी होती है उसमें कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, 30 डिग्री का। तो यहां पर हम साइन 30 रख देंगे, क्योंकि यहां साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन से साइन हट जाएगा और जो क्रांतिक कोण आएगा वो आएगा 30 डिग्री। तो इस तरह से हम अपना सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, हमारा आंसर आ चुका है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।